हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज का हमारा सेशन बीएससी के 5th सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होने वाला है। ठीक है, इस सेशन में हम पेपर 1 का इम्पोर्टेंट यूनिट पॉलीमर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पॉलीमर में हमको क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए, पॉलीमर का डिफिनेशन हमको समझना होता है सबसे पहले। तो पॉलीमर का डिफिनेशन आपको पता होगा। पॉली मतलब बहुत सारा, मर मतलब पार्ट। ठीक है ना, बहुत सारे मतलब टू मेनी, पॉली मतलब टू मेनी, मर मतलब पार्ट। तो पॉलीमर कैसे बनता है? टू मेनी पार्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं दूसरे के साथ। वो जो पार्ट्स ज्वाइन होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। तो जो देखो, पॉलीमर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो पॉलीमर कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। समझ में आ रहा है बच्चा ना? ये कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो कि वहां पे एल्कीन होता है, ज्यादा पढ़े रहोगे तो कंफ्यूज होगे। देखो, पॉलीमर इज लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ज्वाइनिंग ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट। मतलब उस स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं? मोनोमर थ्रू अ कोवैलेंट बॉन्ड। किससे जुड़े होते हैं बच्चा? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। तो जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। अब देखिए, जैसे पॉलीएथिलीन जानते हो अपना, मैक्सिमम यूज की जाने वाली चीज है ना, वस्तु है, सब्सटेंस है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीएथिलीन। अभी पॉलीएथिलीन, पॉली मतलब बहुत सारे, किसको? एथिलीन। एथिलीन मॉलिक्यूल को, बहुत सारे एथिलीन मॉलिक्यूल को जोड़कर बनाया गया है क्या? पॉलीएथिलीन, मेड फ्रॉम इथीन। किससे? एथीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ये है हमारा एथीन, एन मतलब बहुत सारा, नंबर ऑफ कुछ भी आप रख सकते हैं इसके जगह पे। तो हमारा ये जो बन रहा है बच्चा, यही पॉलीथीन का फार्मूला है। किसका? पॉलीथीन का। अब देखिए एग्जांपल में आप पीवीसी समझ सकते हैं। ठीक है ना, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। नाइलॉन 6 को समझ सकते हैं एग्जांपल में। ये सब हमारे सिलेबस में, इसको पढ़ना है, इसका प्रिपरेशन पढ़ना है। तो समझ में आया? जो पॉलीमर्स होते हैं वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? बहुत ज्यादा होता है। ये समझिए, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। मेड अप रिपीटिंग यूनिट कॉल्ड मोनोमर। तो पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है? मोनोमर से मिलकर बना होता है। समझ में आया? चलिए, इसको कुछ समझना वमझना बहुत कम है। मोनोमर किसे कहते हैं? सेक्शन ए का क्वेश्चन कभी रैंडमली पूछा है। अगर ये मोनोमर पूछ रहा है तो आप पॉलीथीन के इसमें एग्जांपल दीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए देखिए, अ मोनोमर इज अ स्मॉल रिएक्टिव मॉलिक्यूल that has a ability to chemical bond with the other identical or different molecule to form a large macro molecules called the polymer. ठीक है, तो इसमें क्या होता है मोनोमर में? मोनोमर सिंपल यूनिट, इट इज अ सिंपल यूनिट विच आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द कोवैलेंट बॉन्ड, दे आर फॉर्म द माइक्रोमोलिक्यूल्स दैट आर नोन एज मोनोमर। सिंपल सा, जितना सिंपल आप इसका डेफिनेशन रख सकते हो रखिएगा। बस इसमें सिंपल ये बोलिएगा, दिस इज अ स्मॉल यूनिट विच इज ज्वाइंड टुगेदर बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। डेफिनेट, इसमें कुछ ज्यादा, इसमें कुछ करना नहीं है। एथीन है, एथीन का पॉलीथीन जैसा मैंने ऊपर बताया, तो पॉलीथीन बना रहा है। इसको एग्जांपल आप दे दीजिएगा। ओलिगोमर में क्या होते हैं? अब देखिए, ओलिगोमर इज अ मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ फ्यू रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, एंड यूजुअली 2 और 10। इसमें क्या होगा? 2 या 2 से अधिक एक दूसरे से क्या होंगे? जुड़े होंगे। ठीक है ना, देखो, एंड ओलिगोमर्स आर शॉर्ट चेन ऑफ मोनोमर स्मॉलर देन पॉलीमर बट लार्ज देन सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें क्या होते हैं? जैसे देखो, पॉलीमर की जो बात की जाए, पॉलीमर में इसमें काउंटिंग नहीं हो सकता है। पॉलीमर में बहुत सारे मॉलिक्यूल को जोड़ा जाता है। इसमें 2 to 10, कितना से बच्चा? 2 से 10 मोनोमर को जोड़ा जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, ओलिगोमर में 2 to 10 मोनोमर को जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। देखो, पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। 4 प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। देखिए, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स एंड बेस्ड ऑन मैकेनिज्म। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन में क्या होगा? नेचुरल होगा, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। ठीक है, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वो लीनियर, ब्रांच, क्रॉस लिंक्ड। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, इसके फोर्स के हिसाब से एलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग क्या होगा? सेक्शन बी का क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन होता है ये।
ठीक है। उसके बाद एडिशन पॉलीमर आता है और कंडेंसेशन पॉलीमर आता है। एडिशन पॉलीमर वही है जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कुछ बाहर नहीं होगा। कंडेंसेशन में क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, वाटर, अल्कोहल या HCl बाहर होंगे। ठीक है, चलिए हमको सबको पढ़ना है, जितना एग्जाम्पल इसमें आएगा सबको देखते हुए चलना है। चलिए देखिएगा, कभी कभी क्या होता है सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछता है कि राइट 3 नेचुरल पॉलीमर। तो हमारा नेचुरल पॉलीमर क्या होगा, जो एग्जिस्ट करता है, किसमें एग्जिस्ट करता है, पहले से एटमॉस्फेयर में। तो देखिए स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, नेचुरल रबर हुआ, सिल्क हुआ, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो कितना होते हैं पॉलीमर होते हैं, सब नेचुरल में पहले से प्रेजेंट होते हैं, इसको बनाया नहीं। सेमी क्या होता है, कुछ नेचुरल में प्रेजेंट होते हैं उससे बनाया जाता है, जस्ट लाइक सेमी, मोस्ट ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर मेड बाय सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज पहले से प्रेजेंट है हमारे में ना, तो उसका हेल्प लेकर हमको बनाना होता है। तो कौन सा बनाते हैं बच्चा, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। सिंथेटिक पॉलीमर को देख लेते हैं। तो सिंथेटिक पॉलीमर में ऑब्वियस सी बात है कि नेम से हमको पता लग रहा है इसको बनाना है। ठीक है, इसको बनाया जाता है। तो जैसे पीवीसी का यूज मैक्सिमम किया जाता है ना, कभी भी आप जो पाइप लेने जाते हो तो आप बोलते हो कि पीवीसी का है ना, ऐसा बोलते हो ना, क्यों होता है, क्यों आप बताओ। देखिए पीवीसी का हम बताएंगे अभी, पॉलीथिलीन, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, रबर, टेरिलिन, ये जितने भी हैं सब लोग किससे मिलकर बने, सबको क्या है, सब कौन सा पॉलीमर है बच्चा, अब बोलिएगा सिंथेटिक। ये देखो सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक और नेचुरल पॉलीमर, ये नेम डायरेक्टली आएगा कि ये नेचुरल पॉलीमर है। कंपटीशन एग्जाम दोगे वहां पर, या फिर कंपटीशन एग्जाम में तो 110% ले लो कि बच्चा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, अभी जो आपको एग्जाम देना है सेमेस्टर का, उसमें नेम पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ नेचुरल पॉलीमर, तो सिंपल सा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए स्ट्रक्चर के हिसाब से हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे। देखो एक होता है लीनियर पॉलीमर और एक होता है ब्रांच पॉलीमर, एक होता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। देखिए लीनियर पॉलीमर में मोनोमर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म लीनियर पॉलीमर। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ। दिस इज, आप देखो सिंपल से स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा तो आप ऐसे ही बना लीजिएगा, सिंपल स्ट्रक्चर, गोला गोला अच्छा वाला गोला बना दीजिएगा, ऐसा 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 गोला बना दीजिएगा ना। अब इसको बोलिएगा ये क्या है, मोनोमर है, सिंपल एक दूसरे के साथ जुड़ गया। ठीक है, सिंपल, एकदम, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोनोमर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म लीनियर पॉलीमर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और हाई टेंसिल होता है। ऑल फाइबर, जितने फाइबर्स होते हैं आ लीनियर पॉलीमर, सेलुलोज, सिल्क, नायलॉन, टेरिलिन आर द लीनियर पॉलीमर। ओके, चलिए ब्रांच, सॉरी एक ही कलर का हो जा रहा है, ब्रांच चेन पॉलीमर। अब इसमें क्या होगा बच्चा, व्हेन मोनोमर ज्वाइन टुगेदर इन द ब्रांच चेन फॉर्म द ब्रांच पॉलीमर। अब देखो बच्चा, अब आप क्या करिएगा, ऐसे 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 गोला बना लीजिएगा। हाँ गोला बना लिए ना, तो देखो अब ये ऐसा कर देना बच्चा, यही ब्रांच जोड़ देना, अच्छा वाला ब्रांच जोड़ देना। और सुनो एग्जाम में जब आ रहा है ना, अगर इसको बेस्ट कलर वाइज पेन से बनाओगे ना तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगेगा। और इसे बोल देना ये क्या है, मोनोमर है। क्या है बच्चा, मोनोमर है। और ये किस में जुड़े हैं, ब्रांच में जुड़े हैं, किस में जुड़े हैं, चेन में जुड़े हैं। ठीक है ना, तो देखो अब देखिए क्रॉस लिंक पॉलीमर को समझिएगा। क्रॉस लिंक पॉलीमर व्हेन लीनियर पॉलीमर polymeric chains are joined together to form the three-dimensional network and structure. These are hard, rigid, brittle and resin or cast. अब देखो रेजिन जो होता है, इसलिए जस्ट लाइक देखो ना, अभी आपको क्या करिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हुए चलिएगा, स्ट्रक्चर तो भूलिएगा मत, ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। रैंडमली कुछ भी बनाओ, ठीक है, बनाओ वापस, ऐसे कुछ भी बना दो। ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वन समझते हैं, बेस्ड अपॉन द मॉलिक्यूलर फोर्स। अब इनकी मॉलिक्यूलर फोर्स में, इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा रहेगा, तो मिड में रहेगा कौन सा, उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्कस करना है। एलास्टोमर, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। एलास्टोमर देखिए, पॉलीमर इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉलीमर चेन्स। जो चेन्स अभी आप पढ़ रहे थे, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वो क्या होगा, वीक होगा। इन एलास्टोमर is a polymeric material that possesses high elasticity। जो क्या करता है बच्चा, हाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब जिसको आप फोर्स लगाओगे अपना पोजीशन चेंज कर देगा, फोर्स रिमूव करोगे वापस उसको रिगेन कर लेगा। अलाउ
इट टू बी स्ट्रेच सेवरल टाइम, बहुत बार इसको स्ट्रेच किया जाता है, एंड इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड रिटर्न टू ओरिजिनल शेप व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। जब इसके पास क्या होगा बच्चा, फोर्स को आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, वापस से अपना जगह ले लेगा। रबर जानते हो बच्चा ना, रबर क्या होता है, यही होता है। देखो ये कह रहा है जो इलास्टोमर है, वो इलास्टोमर में क्या होता है, जनरली जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं मोनोमर के बीच में वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये इलास्टिसिटी गेन कर लेता है। इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हम किसी मॉलिक्यूल पर, अगर किसी पॉलीमर पर फोर्स लगाएंगे, वो जो फोर्स लगाएंगे तो उसके मोनोमर के बीच का जो डिस्टेंस वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा। जब हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं बच्चा तो बढ़ जाएगा, वापस छोड़ दे रहे वो रीगेन कर लेगा जहां पर मोनोमर पहले से पॉलीमर में प्रेजेंट था। तो उसी को हम कहते हैं क्या, थर्मो सॉरी इलास्टोमर। एग्जांपल में देखिएगा, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ब्यूना एस, सिलिकॉन रबर। सिलिकॉन रबर का बहुत सारा यूज किया जाता है, ठीक है ना। आजकल तो जो वाटर बॉटल है वो भी सिलिकॉन के बनने लगे हैं। देखो फाइबर्स, फाइबर्स को समझ लिया जाए। फाइबर्स आर द पॉलीमर इन विच इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि जितने भी डिफिनेशन है आप मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, इज स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड फाइबर। ये क्या होता है बच्चा, फाइबर्स में, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अगर आप उसमें फोर्स लगाए वो टूट जाएंगे, लेकिन इलास्टिसिटी उनकी में नहीं आने वाले हैं। तो फाइबर्स की चेयर्स आप देखे होंगे ना, गुड, उसी को देखिएगा। दीज आर पॉलीमर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। आप बोलोगे ऐसा कैसा पॉसिबल है ना, शक करोगे ना। तो ये कौन सा पॉलीमर है बच्चा, फाइबर पॉलीमर। फाइबर्स जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है। कभी हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बहुत सारा रिपीट कर दिया तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर देगा, ठीक है, कंफ्यूजन के लिए। फाइबर हैव हाई स्ट्रेंथ एंड लीस्ट इलास्टिसिटी। अब देखो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा उसमें इलास्टिसिटी पॉसिबल नहीं होगी, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा उसी में इलास्टिसिटी पॉसिबल होगी। अब इसमें जब आप फोर्स लगाओगे तो टूट जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं, वो इलास्टिसिटी नहीं होगा। एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो सॉल्युबिलिटी। क्या होगा, लो सॉल्युबिलिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, समझ में आया, फाइबर समझ में आया आपको, गुड। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक, अब यहाँ की कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी। देखो इन थर्मोप्लास्टिक द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इन बिटवीन दोज ऑफ इलास्टोमर एंड फाइबर। अब ये देखो ये बोल रहे हैं कि आपने फाइबर पढ़ा, आपने इलास्टोमर पढ़ा। इलास्टोमर में आपने बोला जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, कम है, जबकि आपने फाइबर में पढ़ा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो आप थर्मोप्लास्टिक पढ़ रहे हो वो ना ही फाइबर होता है, ना ही क्या होता है, ना ही क्या होता है, इलास्टोमर होता है, ये उसके बीच का होता है। किसमें होता है, कहीं बीच में लाई करता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कहाँ पे बीच में लाई करता है। तो जो बोल रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो इन बिटवीन होता है इसके फाइबर और इलास्टोमर के। सो देखो अब क्या होता है, इसका जो प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोप्लास्टिक बिकम सॉफ्ट, ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, अनसॉफ्ट, अनहीटिंग एंड रिजिड, अनकूलिंग। अब समझिए ये क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, कब, जब इसको आप हीट करोगे, लेकिन जब इसको कूल करोगे क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, ठीक है ना। आप बोलोगे ऐसा कैसा, पॉलीथीन को आप करिएगा, उसको क्या करिएगा बच्चा, हीट करिएगा, देखिएगा क्या होता है, फिर उसके बाद कोल्ड वाटर में डालिएगा, एक्सपेरिमेंट करके सीखो, कोल्ड वाटर में डालिएगा तो आप देखो रिजिड हो जाएगा, ठीक है। ये किसका है, थर्मोप्लास्टिक का नेचर है। अब वो है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग क्या होती है, देखो ये ना थर्मोसेटिंग, इसका थर्मोप्लास्टिक का थोड़ा सा ऐसा लगता है मिसमैच है, ठीक है। अब समझते हैं, थर्मोसेटिक पॉलीमर हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा। सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं, सेमी फ्लूइड होते हैं। दीज पॉलीमर आर हार्ड, ये पॉलीमर कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर पॉलीमर दैट बिकम, एक ऐसा पॉलीमर होता है जो होता है, क्या होता है बच्चा, ध्यान दो, हार्ड, जो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, एंड रिजिड, अनहीटिंग, हीट करने के बाद एक हार्ड रिजिड हो जाता है, ठीक। इट कैन नॉट बी सॉफ्ट, ये क्या होगा, सॉफ्टेन नहीं होगा,
ठीक है, कब? अगेन ऑन रीहीटिंग, जब इसे आप क्या करोगे, दोबारा जब रीहीट करोगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं होने वाला है। वहां सॉफ्ट हो जा रहा था लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होने वाला। ठीक है, अब चलिए समझ, देखो एडिशन, ग्रोथ, चेन एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमर, हमको इसको पढ़ना है। ये आएगा, किसमें आएगा बच्चा लोग? ये आएगा मैकेनिज्म। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पॉलीमर का, उसमें मैकेनिज्म में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है इसका डेफिनेशन? एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब देखो, या तो एडिशन पॉलीमर दे देगा या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दे देगा, कंफ्यूजन के लिए। उसका मेन काम क्या है? कंफ्यूज करना। किसको? आपको। देखो, एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होता है जनरली, मोनोमर्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे मोनोमर जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी रखते होंगे, अब उसको देखो एट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ जोड़े जाते हैं वन बाय वन टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, वो एक के बाद एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाएंगे, एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो लाइक H2HCl, मतलब या तो जैसे HCl या H2 जैसा कुछ इसमें से बाहर होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको पॉलीथिलीन का हम बताए थे, उसमें एथीन का रिएक्शन कराइएगा, बहुत सारे एथीन को आप लेंगे, n नंबर ऑफ एथीन्स लेंगे तो हमको पॉलीमर, वो पॉलीथिलीन बनेगा। ठीक है, अब इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स को देखिए, नो बाई प्रोडक्ट इज फॉर्म, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। देन मोनोमर मस्ट हैव अनसैचुरेटेड, अब जो मोनोमर आप यूज कर रहे हो ना वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए, जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, सैचुरेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब उनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फ्री रेडिकल्स, कैटायनिक, एनायनिक, तीन तरह से इसका रिएक्शन प्रोसीड होता है। द पॉलीमर्स ग्रो सक्सेसिव एडिशन ऑफ मोनोमर यूनिट, इसमें क्या होता है सक्सेसिव, मतलब एक के बाद मोनोमर यूनिट को जोड़ते चले जाइएगा, आपको एक पॉलीमर बनेगा। क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा। होगा फ्री रेडिकल, कौन सा? फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमर। अब इसमें क्या होगा, हम ऐसे पॉलीमर का डिस्कस करेंगे जो रिएक्शन पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग होगा, विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल। देखो, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमर इज अ पॉलीमर फॉर्म बाय एडिशन ऑफ विनाइल मोनोमर थ्रू अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, विनाइल मोनोमर को जोड़ना है, एडिशन करना है, किसके थ्रू? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। देखिए, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल। अब देखो एडिशन रिएक्शन में ही खास बात है कि इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा, आपको बार बार लिखना होगा, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। दिस रिएक्शंस हैपन in the presence of radical initiator and such as dioxygen, benzoyl peroxide etc. मतलब ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शन किसी के प्रेजेंस में होंगे जो इनिशिएट करेंगे। कम से कम देखो, इसको रिएक्शन कराने के लिए तीन टर्म होते हैं, एक इनिशिएटर, एक क्या होता है प्रोपागेशन, एक क्या होता है टर्मिनेशन। देखो, जो इनिशिएशन है ना वो स्टार्ट करता है, कैसे स्टार्ट किया जाएगा, रिएक्शन को स्टार्ट किया जाएगा, तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इसमें से कोई लिया जाएगा। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं क्या? रेडिकल इनिशिएटर। ठीक है, तो हमको क्या करिएगा बच्चा, बेंजोल पेरोक्साइड या फिर डाइऑक्सीजन लिया जाएगा। उसके कुछ की कॉन्सेप्ट है, जैसे मोनोमर हैज विनाइल ग्रुप, इसके पास ये ग्रुप विनाइल ग्रुप होने चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये अब इसके पास Cl जुड़ जाएगा, विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, तो ये विनाइल ग्रुप है। ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन अकर्स बाय फ्री रेडिकल्स चेन रिएक्शंस, उसमें क्या क्या होगा, इनिशिएशन जिसमें रेडिकल बनना स्टार्ट होंगे, प्रोपागेशन जिसमें रिएक्शन जुड़ता जाएगा, बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा, बनता जाएगा, जुड़ता जाएगा, बनता जाएगा, उसको तोड़ना होगा तो हम टर्मिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, नो बाई प्रोडक्ट इस फॉर्म, ऑब्वियसली बात है एडिशन रिएक्शन, नो बाई प्रोडक्ट। अब देखिए पॉलीथिलीन इसमें बनेगा, PVC बनेगा, पॉलीस्टाइरीन बनेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं किसका एग्जाम्पल में, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन is carried out at high temperature and high pressure in the presence of dioxygen, ठीक है, और small amount of benzoyl peroxide as a radical indicator। ठीक है, तो ये रेडिकल इंडिकेटर बोल सकते हो या रेडिकल इनिशिएटर बोल सकते हो। तो बेंजाइल पेरोक्साइड को लेकर हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो बेंजाइल पेरोक्साइड में क्या होगा, चेन, पहला स्टेप है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। अब इसमें क्या होगा कि हम बेंजाइल पेरोक्साइड लेंगे,
तो बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या होता है कि यहाँ देखो ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डेड होते हैं। अब इस बेंजोइल पेरोक्साइड से हम यहाँ से जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग है ना, एक बॉन्ड में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, सिंगल है, फिश हुक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। जैसे बोलेंगे बच्चा C6H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर फ्री रेडिकल। अब दोनों सेम ही है तो यहाँ पर लगा दिया गया 2 मॉलिक्यूल। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो अपना यहाँ पे देगा और यहाँ का भी बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया, और एक क्या हो गया, फेनिल फ्री रेडिकल बना लिया, जस्ट लाइक जिसे हम कहेंगे क्या, C6H5 डॉट, ये फेनिल फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, रेडिकल बनना स्टार्ट हो गया। अब जब रेडिकल बन गया, दूसरे में हमको क्या करना है, पहले देखिए इस रेडिकल को रिएक्शन कराना है किसके साथ, एथिन के साथ रिएक्शन कराना है। जब एथिन के साथ रिएक्शन कराएंगे सेम टाइम यहाँ भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक क्या होगा इसके पास जाएगा, एक क्या होगा इसके पास जाएगा, ठीक है। तो जब इसके पास जाएगा तो ये इनके साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, तो ये बॉन्डिंग बना लेंगे, फिर से यहाँ पर फ्री रेडिकल है, फिर से आएगा, फिर से जुड़ेगा। तो अब देखिए, अब उसी को बोलेंगे प्रोपागेशन। प्रोपागेशन में क्या होगा बच्चा, ये हमारा मॉलिक्यूल से फ्री रेडिकल वाला एथिन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से वैसे बन गया, फिर दूसरा एथिन लेकर आओ, फिर वैसे बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, लास्ट में जो हमारा आएगा वो यही टर्म आता रहेगा, फिर दूसरा एथिन लेकर आओगे, फिर बनेगा। तो ये प्रोपागेशन होता रहता है, ठीक है। तो इसको हमको टर्मिनेट करना होता है, तो इसको ऐसा ग्रुप जोड़ा चाहिए होगा कि जो इसके बाद अबनज बने, ठीक है। जब हमको जरूरत हो गया तो हमको वहां पे रोकना होता है। इसी की वजह से ना हमको छोटी प्लास्टिक, बड़ी प्लास्टिक, बट्टा सा प्लास्टिक, ठीक है ना, तो अलग अलग चाहिए होता है। अगर आप देखो टर्मिनेशन नहीं होता तो ऐसी प्लास्टिक बन जाती कि जो पूरी दुनिया ढक देता, ठीक है ना। बस हम उसे बोल रहे हैं, ऐसा पॉसिबल तो होगा नहीं। चलिए टर्मिनेशन देखिए, अब उसको हमको टर्मिनेट करना है। टर्मिनेशन करने के लिए हमारे पास कुछ देखो ये बेसिक स्केलेटन है, उसका रिएक्शन का बेसिक है। यहाँ पे एन लगा गया कि CH2 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 CH2, देखो ना बार बार CH2 बनते जा रहा है, तो यहाँ पर हम एन लगा दिए, तो CH2 लिखे एन लगा दिए कि कितना नंबर पे जुड़ेगा बता लें। अब दूसरे देखो, तो अब इसको टर्मिनेट करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल को हम लेके आगे जाएंगे, इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल, ये बोलेगा भैया आप इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन दे दो, हम बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब इसके पास फ्री रेडिकल है ही नहीं, है कहीं फ्री रेडिकल नहीं है, तो ये रिएक्शन टर्मिनेट हो गया, तो हमारा जो डिजायरेबल पॉलीथिलीन बन के बाहर हो गया। सोचिए कितना कंपटीशन होगा पॉलीथिलीन बनाने के लिए। तो वापस इसको समझ लीजिए बच्चा, ये हमारा क्या है, बेंजोइल पेरोक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर लिया, तो लोन पेयर नहीं, फ्री रेडिकल लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, बेंजोइल फ्री रेडिकल बना दिया। अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, बाहर हो गया, तो फेनिल फ्री रेडिकल हो गया। इस फेनिल फ्री रेडिकल को हम एथिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब चेन प्रोपागेशन मतलब दूसरे एथिन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन होता जाएगा, प्रोपागेशन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चेन बढ़ती रहेगी। तो हम इसको देखो, ये बार बार रिपीटिंग यूनिट है, इस रिपीटिंग यूनिट को हम एन मान लिए हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले को हम 2 मॉलिक्यूल को हम रिएक्शन करा दिए जिसके पास फ्री रेडिकल, ये दोनों लोग कंबाइंड हुए तो हमारा डिजायरेबल पॉलीथिलीन बन के बाहर। हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक पॉलीमर, ठीक है। तो इस आयनिक पॉलीमर में हमको पढ़ना है केटायनिक और एनायनिक, ठीक है। अब देखिएगा, हमको पहले पढ़ना है केटायनिक। तो केटायनिक पॉलीमर में क्या होता है बच्चा, केटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, केटायनिक पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड, ठीक है। ये किसमें होता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। वो क्या हो सकता है, H2SO4 AlCl3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है वो 2 मेथिल प्रोपीन है, 2 मेथिल प्रोपीन को एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। एसिड का काम होता है H+ देना, तो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड से यहाँ पे रिएक्शन होगा, ठीक है ना, ये देगा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो गया बच्चा ना। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है किसका, 2 मेथिल प्रोपीन का, वो अटैक करेगा, ठीक है। तो वो अटैक कहाँ से करेगा, देखिए हमारे पास क्या है CH2 डबल बॉन्ड, फिर इसके बाद क्या है C, ठीक है, CH3 ये है ना। अब देखो ये क्या करेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन को यहां से अटैक करेगा, ठीक है। जब अटैक करेगा तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2, देखो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बच्चा, ध्यान दो, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, लिखो, हाँ अब इसको रफ करते हैं, ध्यान दो कि अब जो CH2 है, CH2 इसके साथ CH3 के साथ जुड़ जाएगा और ये CH3 नीचे हो जाएगा, तो CH3 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 CH2 ये बन जाएगा, ठीक से। वापस इसके पास प्लस चार्ज आ गया,
फिर देखो जब जब रिएक्शन कराते जाओगे जोड़ते जाओगे साइड वाले के पास प्लस से आ जाएगा। तो हमारा जो रिपीटिंग यूनिट है वो रिपीटिंग यूनिट यही होगा। क्या रिपीटिंग यूनिट होगा? CH2 C के पास प्लस चार्ज, ठीक है, ये बाहर हो जाएगा और ये क्या होगा? CH3, ये क्या होगा? CH3, ठीक है ना। यही होता है क्या? पॉली आइसोब्यूटेन, ठीक है। इसको तो वापस से देखिएगा, समझ में प्रॉपर आ जाएगा। चलिए एनायनिक पॉलीमराइजेशन को देख लीजिए। एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगा, ठीक है ना, सच एज KNH2 NaOH KOH, ठीक है। तो हम चलिए समझते हैं किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। अब इसके साथ करते हैं किस, क्या है ये? स्टायरीन। स्टायरीन में क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड C C6H5। तो जरा सुनो बच्चा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, यही डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। जस्ट लाइक हमारा जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या होगा? CH2 CH, फिर उसके बाद C6H5। यही होता है क्या? पॉलीस्टायरीन, ठीक है। पॉलीस्टायरीन यही बनता है, ठीक है। आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। जनरली अगर आपको रिएक्शन देना होगा तो आप ऐसा रिएक्शन दे सकते हैं, जस्ट लाइक देखो इसके प्रेजेंस में एनायनिक पॉलीमराइजेशन बेस के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है, ठीक है ना। आप इसको सिंपल रिएक्शन ऐसे दे सकते हो। कैसा दे सकते हो बच्चा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, ठीक है। इसका क्या करिएगा? रिएक्शन कराइएगा। आप क्या करिएगा? रिएक्शन कराइएगा। रिएक्शन कराने के बाद डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो पॉलीस्टायरीन, ठीक है। इसमें आपको उलझने की जरूरत नहीं है। किसके प्रेजेंस में हुआ, कहाँ प्रेजेंस में हुआ, आप परेशान मत होइए। ये क्या हो गया? स्टायरीन है। स्टायरीन जब मिल रहा है, बहुत सारे स्टायरीन एक दूसरे के मिलेंगे तो पॉलीस्टायरीन बना देगा। ये कौन सा रिएक्शन होगा बच्चा? एनायनिक पॉलीमर। पॉलीस्टायरीन एनायनिक पॉलीमर होगा, ठीक है। अब चलिए समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या है जिगलर नाटा कैटलिस्ट? इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस यूनिट में। अ जर्मन केमिस्ट नेम्ड कार्ल जिगलर इन 1950 फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कैटलिस्ट। पहले सबसे पहले क्या किए इन्होंने? कैटलिस्ट का यूज बताया। सबसे पहले इन्होंने कैटलिस्ट का यूज बताया ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथिलीन। एथिलीन का पॉलीमराइजेशन आप कर रहे हो, उसमें इन्होंने सबसे पहले क्या बताया? कैटलिस्ट का यूज। कब? 1950 में, ठीक है ना। हिज कैटलिस्ट कंसिस्टेड द मिक्सचर ऑफ एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। क्या होगा बच्चा? एल्किल डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। जिगलर नाटा वर अवार्डेड टू इन 1963 बाय द नोबेल प्राइज, ठीक है। तो जो इसका जो कैटलिस्ट होता है ना, इनका जो कैटलिस्ट, इसका नहीं, इनका जो कैटलिस्ट होता है ना, वो क्या होता है? इसके पास एल्यूमिनियम के साथ एल्किल डेरिवेटिव लगा रहता है, ठीक है, या फिर उसके बाद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होता है। तो यही पूछा जाता है कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट में पाया जाता है? तो आप बोलोगे Ti। कौन आई? Ti। देखो मैकेनिज्म ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट। द जिगलर नाटा कैटलिस्ट इन्वॉल्व्स द रिएक्शन दैट आर सीन इन कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, in which generally included complex that are formed between the transition metal and the pi electron of monomer। देखो ट्रांजिशन मेटल और पाई इलेक्ट्रॉन मोनोमर के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, एक बॉन्ड बनेगा। देखिए पॉलीमराइजेशन यूजुअली टेक प्लेस बाय द इंसर्शंस ऑफ मोनोमर वेयर द ट्रांजिशन मेटल आयन आर अटैच्ड। तो ये क्या होगा? जो मोनोमर होगा वो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ अटैच होगा, ठीक है, उसके बैक एंड डी ऑर्बिटल में टू द एंड ऑफ द ग्रोविंग चेन्स। देखो इनकमिंग मोनोमर्स आर सिमिलरली कोऑर्डिनेट एट द वैकेंट ऑर्बिटल साइड एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग पॉलीमर चेन। अब देखो जो हमारा मोनोमर्स है वो टीआई के पास आता रहेगा, उसके साथ जुड़ता रहेगा, टीआई के साथ आता रहेगा, जुड़ता रहेगा। अभी आपको मैकेनिज्म बड़ा अच्छा समझ में आने वाला, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये देखो फॉर्मूला है किसका? इसका जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का फॉर्मूला कैसे होता है उसको देख लीजिएगा पहले आप। Ti एक Cl एक Cl एक Cl एक Cl, टेट्रा Cl हो गया। हाँ जी। अब उसके बाद एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, आप CH3 रख दो, मेथाइल ग्रुप रख दो, और एक मेटल्स होते हैं, ठीक है ना। M इज स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट का फॉर्मूला है। अब इसके पास होता है अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। ये जो अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल है
ये इसमें क्या होगा, मोनोमर इसके साथ बॉन्ड करेगा। कैसे मोनोमर इसके साथ बॉन्ड करेगा बच्चा, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पर, एक सेकेंड। ये क्या होगा बच्चा, इसमें इसमें सिंपली यहाँ देखिए, इसका जो अनहाइब्रिड है, इसका जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसके साथ ये बॉन्डिंग करेंगे। ये जब बॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, और इसके पास जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है तो ये इनके साथ जुड़ेगा। जब इनके साथ जुड़ा तो हमारा कुछ इस तरह का कंपाउंड बना, क्या, TiCH2C, और ये R इनके साथ जुड़ जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया। तो जैसे बताया कि Ti मोनोमर आता जाएगा, Ti के साथ जुड़ता जाएगा, मोनोमर आता जाएगा, Ti के साथ जुड़ता जाएगा। अब फिर उसके बाद फिर से इसके पास क्या हो गया, अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल हो गया, फिर मोनोमर आएगा, इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, फिर ये यहाँ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, 2 ठो बन जाएंगे। इसको थोड़ा सा रफ करेंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा। तो कितना हो गया बच्चा, यहाँ देखो मॉलिक्यूल्स 2 हो गया, क्योंकि ये आए इनके साथ बॉन्डिंग हुआ। प्रोसेस यही सेम होने वाला है, इनके साथ बॉन्डिंग होगा, फिर ये आएंगे, फिर बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे कब तक बनाओगे आप। तो यहाँ पे आप लिख दिए, तो ये क्या हो गया, ये अब इसके बाद हमको क्या बनाना होता है कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहाँ से हमारा ब्रेक हो जाएगा, कैटलिस्ट बाहर हो जाता है, जो एल्कीन्स बनता है, पॉलीथिलीन्स बनता है, वो बाहर हो जाता है। तो ये जिगलर-नाटा कैटलिस्ट का मैकेनिज्म हुआ, ठीक है। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के मैकेनिज्म को आप प्रॉपर समझिएगा, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन समझ लीजिएगा, दे आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई एंड लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। 2 तरह की पॉलीथिलीन होती है, एक हाई डेंसिटी की, एक लो डेंसिटी की। प्रोडक्शन ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीथिन्स, पॉलीब्यूटिलीन, क्रिस्टलाइन पॉलीप्रोपिलीन्स एंड कार्बन नैनोट्यूब्स एंड नैनो कंपोजाइट, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट यूज फॉर पीवीसी, पीवीसी के द्वारा, पीवीसी इसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। पॉलीथिलीन बना सकते हो लेकिन पीवीसी नहीं बनेगा। सिंपल है ना, आप समझिएगा। सबसे पहले हमारा कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के पास अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल है, मोनोमर इसके पास जाएगा। देखो मोनोमर इसके पास गया है, सिंपल पहले इसको रफ करते हैं, आपको दिखाते हैं, एक बार रिपीट कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। मोनोमर इसके पास जाएगा, जब मोनोमर इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, नहीं कार्बन जुड़ेगा तो R इसके इस कार्बन के पास आ जाएगा। सिंपल, बस यहीं पर आप क्या करिएगा, यहीं पर आप क्या करिएगा, 2 3 4 लगाकर N बनाकर बोल दीजिएगा, दिस इज द पॉलीमराइजेशन ऑफ बाय द जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करिएगा, ओके। चलिए एप्लीकेशन को देखिए, आप समझते हैं वेनाइल पॉलीमर, ठीक है। वेनाइल पॉलीमर में हमको समझना क्या है, कैसे कैसे इसमें है। वेनाइल पॉलीमर एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर, जो मोनोमर के द्वारा बनेगा, ठीक है। देखिए कंटेनिंग वेनाइल ग्रुप, अब वेनाइल ग्रुप ये रखते हैं, अगर यहाँ पे Cl जोड़ दोगे बच्चा ना तो वेनाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इसमें हमको पढ़ना क्या है। पॉलीथिलीन को पढ़ना है, पीवीसी को पढ़ना है, पॉलीस्टाइरीन को पढ़ना है, और फिर पॉलीएक्रिलामाइड, ये हमको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस का नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसको, पीवीसी को देखते हैं। पीवीसी का पूरा नाम, पॉलीथिलीन आपको दिखा चुके हैं, बता चुके हैं, पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें थोड़ा सा टाइम कम है ना, टाइम कम होने की वजह से हमको क्या करना होगा, थोड़ा जल्दी बताना होगा, बस आपको ओरली समझाते हुए चले जाना। पीवीसी क्या होता है, जिसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी इज एन एडिशन पॉलीमर फॉर्म बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, जो किसके द्वारा बनता है, विनाइल क्लोराइड के द्वारा बनता है। देखो कैसे बनता है बच्चा, मैंने बताया ना आपको, क्या होगा बच्चा लोग, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये है क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नंबर ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड को बार बार जोड़ते जाइएगा, पॉलीमराइजेशन होगा, यही होता है ना, मोनोमर है ये, मोनोमर को आप जोड़ोगे बार बार। देखो क्या होगा बच्चा, हमारा CH2, ठीक है, CHCl, और यहाँ पर ये बॉन्ड, ये हो गया PVC, ठीक है। चलिए यूज देख लीजिए, इसका क्या है, पीवीसी का एडिशन ग्रोथ पॉलीमर होता है। यूज क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज किया जाता है, केबल्स में, वायर्स में, और फिर इसके बाद वाटर पाइप में यूज किया जाता है, प्लम्बिंग मटेरियल, सिंथेटिक लेदर, रेनकोट, फ्लोर टाइल्स। अब फ्लोर टाइल्स भी पीवीसी के आने लगे हैं, पैकिंग सीट्स में, ठीक है। और एक ऐसा इसकी प्रॉपर्टी होती है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, रेजिस्टेंस होता है केमिकल एंड वाटर के लिए, ठीक है, एंड कैन बी मेड फ्लेक्सिबल एंड एडिंग प्लास्टिक सीजर। प्लास्टिक सीजर को हम ऐड करके इसको क्या कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। हार्ड होता है लेकिन इसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। पॉलीस्टाइरीन में क्या होता है बच्चा, पॉलीस्टाइरीन इज एडिशन ऑफ पॉलीमर फॉर्म बाय पॉलीस्टाइरीन पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, CH2CH6H5, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, बार बार इसको जोड़ेंगे तो हमारा पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या,
पॉलीस्टायरीन। ठीक है, अब देखिए इसका प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, ये हार्ड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ठीक है, ब्रिटल्स होते हैं, ब्रेक इजिली, देखो डिकम्पोजेबल, कैप्स, प्लेट्स, पैकिंग मटेरियल्स, थर्माकोल्स, इंसुलेशन एंड कॉजिंग फोम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पॉलीस्टायरीन, और जो फोम आप यूज करते हो उसके लिए यूज किया जाता है। ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्यूना एस स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन स्टायरीन रबर, जिसमें 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्यूना एस रबर बनेगा। ब्यू स्टैंड फॉर ब्यूटाडाइन, एन स्टैंड फॉर सोडियम, एस स्टैंड फॉर स्टायरीन। सो इट इज कोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन। स्टायरीन और 1,3 ब्यूटाडाइन को मिलाकर एक पॉलीमर बनाया जाता है जिसे बोलते हैं ब्यूना एस रबर। देखो ये क्या है, हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1 2 3 4, तो 1,3 ब्यूटाडाइन पॉलीस्टायरीन है, इसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो देखो 1,3 ब्यूटाडाइन का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ चला जाता है, देखो यहाँ आ गया, अब बाकी इसके साथ सब लोग जुड़ जाएंगे और ये स्टायरीन साइड में हो जाएगा और ये लिंकिंग करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बनाते चलेंगे पॉलीमर, मोनोमर जुड़ता जाएगा, पॉलीमर बनाते जाएंगे। जब हमको टर्मिनेट करने की जरूरत होगी, जितना हमको जरूरत होगा उस पर टर्मिनेट करेंगे। प्रॉपर्टी देख लो इसका, ये टफ होता है, इलास्टिसिटी होती है, रेजिस्टेंस होता है, एब्रेशन ऑफ वाटर्स होता है, रेजिस्टेंस टू एब्रेशन ऑफ वाटर एंड द पुअर रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ऑयल्स। अब देखिए टायर्स में इसका यूज किया जाता है, ट्यूब्स में, फिर कन्वेयर बेल्ट्स में, शूज, सोल्स, फुटवेयर, मैकेनिकल गुड्स। ठीक है, नायलॉन 66 देख लीजिएगा, नायलॉन 66 एक सिंथेटिक पॉलीएमाइड्स होते हैं जो बनते हैं रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ये कैसा पॉलीमराइजेशन होता है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। नायलॉन 6 में कंपटीशन एग्जाम में दिया रहता है, कैसा पॉलीमराइजेशन होता है, आप उसको लिखिए, टिक लगाइए कहाँ पर, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, कार्बोलैक्टम होता है, कार्बोलैक्टम में रिंग ओपन होता है और नायलॉन 66 बनाता है। ठीक है ना, यहीं से रिंग ओपन होगा। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोलैक्टम है, इसको हीट करेंगे, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो देखो क्या होगा, CO मॉलिक्यूल चला गया, 1 2 3 4 5 तो CH2 है, ये रिपीटिंग यूनिट है, और बाकी NH ये है, तो इसमें आएगा, फिर लिंकिंग होता रहेगा, जुड़ते जाएंगे, तो हमारा क्या बना दिया बच्चा, ये जो भी बना है वो नायलॉन 6 बना है। क्या बना है, नायलॉन 6। अब देखिए ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है और रेजिस्टेंट टू एब्रेशंस एंड केमिकल्स, कैन बी ड्रॉन इनटू द टफ फाइबर। इसको टफ फाइबर में बनाया जा सकता है। टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक होते हैं, रोप्स बन यूज होता है, फिश नेट, जो फिश नेट होता है उसमें यूज किया जाता है, मशीन पार्ट्स में, फिर उसके बाद नायलॉन थ्रेड्स एंड ब्रश, जो ब्रश यूज करते हो आप डेली लाइफ में वो नायलॉन 6 का होता है। कंडेंसेशन और स्टेप पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर में कुछ भी बाहर नहीं हो रहा था ना, नो एनी मॉलिक्यूल रिमूव ड्यूरिंग द रिएक्शन। कंडेंसेशन में क्या होगा, या तो H2O बाहर होगा, ठीक है, या तो OH मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे या फिर HCl बाहर होगा। ठीक है, रिएक्शन के बाद दौरान कंडेंसेशन पॉलीमर are formed by the repeated condensation reactions between two or more monomer molecules having two functional group, जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रखते होंगे, with elimination of small molecule like water, HCl, methanol, ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रिएक्शन के दौरान बाहर होंगे ये लोग। ठीक है, चलिए हमारा जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है वो है पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर में इसे बोलते हैं डेक्रोन। ठीक है, पॉलिस्टर आर कंडेंसेशन पॉलीमर आर फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन डाई और इट्स डेरिवेटिव, या तो डाई एसिड होगा या उसके डेरिवेटिव को डाईऑल के साथ, मतलब ऐसे जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब देखो हमारे पास क्या है, एथेलिक एसिड को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ हमको रिएक्शन कराना है। ठीक है, अब देखो ये एसिड है ना, COOH, ठीक है, सॉरी ऐसा देखिएगा, टेरेथैलिक एसिड को एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन कराइएगा, फिक्स नहीं है किधर में एन दिया गया है, तो अब जोड़ते जाइएगा, यहाँ से भी जुड़ सकता है और यहाँ से भी जुड़ सकता है, जुड़ने की पॉसिबिलिटी दोनों तरफ सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जांपल दिखाया जा रहा है कि इसके साथ निकल के चला जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और ये CH2 दो ठो यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाएगा और वो बाहर होगा। इसी यहाँ पे क्या होगा, बाहर आते रहेंगे, बनते रहेंगे, आते रहेंगे, बनते रहेंगे। ये क्या है, पॉलिएस्टर। आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
ठीक है, पॉलिस्टर बना लोगे ना आप? हाँ, पेन चलाइएगा तो समझ में आ जाएगा तुरंत। क्या होता है बच्चा? फैब्रिक होते हैं, प्लास्टिक बोतल्स बनाने में, फिल्म्स बनाने में यूज किए जाते हैं। फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जैसे हम क्या कहते हैं बेकेलाइट, ठीक है। रेजिन में क्या होता है, इसमें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराया जाता है, ठीक है। तो इनके बीच में कंडेंसेशन कराया जाता है, इनके बीच से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, ठीक है। चलिए, ये क्या है उसका डिफिनेशन, और डिफिनेशन आप साइड में रखिए, पहले आप समझिए इसके रिएक्शंस को। देखिए, ये फिनॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ इसके आर्थो पे आर्थो पैरा जो प्रोडक्ट बनाएगा, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब आर्थो पैरा प्रोडक्ट में अब देखिए, अगर आर्थो से हम फिनॉल को जोड़ रहे हैं, नंबर ऑफ फिनॉल जोड़ रहे हैं, आर्थो में क्या कर रहे हैं, आर्थो प्रोडक्ट में हम फिनॉल को जोड़ते जा रहे हैं। जब हम फिनॉल को जोड़ते जाएंगे बच्चा, तो हमको जो पॉलीमर मिलेगा वो लीनियर पॉलीमर मिलेगा। कौन सा पॉलीमर मिलेगा? लीनियर। लेकिन अब देखो, यहाँ का H होता है, यहाँ के H इसके साथ जाएगा, H2 बाहर होगा, CH2 ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम आर्थो में पैरा प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं, तो वहां पर जो कंडेंसेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ का H गायब होगा इसके साथ और सीधे जुड़ जाएगा, CH2 फिर से आएगा, देखो यहीं गायब हुआ था ना। अब देखो ये क्या हो गया, ये बेकेलाइट बना दिया, जिसे बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इसी को हमको बनाना है, ठीक है। तो हमको जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हमको बनाना है, उसमें क्या करना है बच्चा, आपको पैरा वो आर्थो प्रोडक्ट को पैरा प्रोडक्ट के साथ हमको पॉलीमराइजेशन कराना है, तो क्या मिलेगा, बेकेलाइट मिलेगा, ठीक है। बस हमको जल्दी जल्दी बताना हो रहा है क्योंकि सिलेबस की प्रॉब्लम है, कि सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको थोड़ा सा आउटलाइन देते हुए जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल, टेलीफोन, ठीक है, यूजेस इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। चलिए, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में देख लीजिएगा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये भी कैसा होता है, थर्मोसेटिंग, एक बार हीट कर दी तो हीट हो गया, दोबारा कूल करने पे सॉफ्ट नहीं होने वाला है। अब नहीं हीट करने पे सॉफ्ट होने, नहीं कूल करने पे सॉफ्ट होगा। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ यूरिया इज फॉर्मल्डिहाइड। देखो अभी क्या है, यूरिया NH2CO NH2 को क्या करिएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो अब जनरली क्या होगा हमारा, देखो ये बच्चा, ये CO NH2CO NH2 है, ठीक है ना। यहाँ का जो H है, यहाँ का जो H है, अब क्या करेगा, ये बाहर हो जाएगा। जो H यहाँ से बाहर होगा तो क्या होगा बच्चा, एक H बाहर होगा, इनके साथ जुड़ जाएगा, इनके साथ CH2OH, ठीक है। यहाँ से H बाहर हुआ, H बाहर हो रहा है, ठीक है, H बाहर होगा, ये कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा, तो देखो हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, फिर फॉर्मल्डिहाइड को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जब फॉर्मल्डिहाइड को ऐड करेंगे तो फिर CH2OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डाईमेथिलोन यूरिया बनाएगा, ठीक है ना, डाईमेथिलोन यूरिया। अब देखिए, बाय ईथर लिंक्स, अगर हम यहाँ से लिंकिंग हो रही है, ठीक है, अगर दूसरे हम मॉलिक्यूल्स को लेकर आ रहे हैं और यहाँ से लिंक हो रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा। अब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, अब जो ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। अब देखो दूसरा, अगर इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं, NH2 के साथ हम ऐड कर रहे हैं, तो जब NH2 के साथ ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पे दो टर्म कंडीशन है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हो। चलिए, इसका यूज क्या है, एडहेसिव बनाने के लिए ग्लू, फिर उसके बाद लेमिनेशन में जो यूज किया जाता है उसको, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में। इपॉक्सी रेजिन क्या होती है, इपॉक्सी रेजिन इज थर्मोसेटिक पॉलीमर्स फॉर्म बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। इपॉक्सी रेजिन में देखिएगा, ये क्या है, बिस्फिनॉल है। अब इपिक्लोरिन हाइड्रेन है, ये इपिक्लोरोहाइड्रेन है। अब इसमें सिंपली बहुत सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, दोनों तरफ जुड़ के क्या बना देगा, इपॉक्सी रेजिन, ठीक है। देखो सिंपल सा, यहाँ से क्या हो जाएगा, H बाहर हो जाएगा, वहां से H बाहर होगा और क्या बना देगा, हमारा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। HCl यहाँ से बाहर होती है, क्या बाहर होता है, HCl। अभी ने क्या देखा, H2O का देखा। एपिक्लोरोहाइड्रिन में इसकी यूज क्या है, इसका एडहेसिव भी इसका यूज किया जाता है, प्रोटेक्टिंग कोटिंग के लिए यूज किया जाता है, और फाइबर ग्लास के लिए। नाइलॉन 6 देख लीजिएगा, नाइलॉन 6 ये एडेबिक एसिड से, एडेबिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएमिन, हेक्सा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा एथिलीन डाइएमिन,
को एडिपिक एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है, नायलॉन 66 यहीं बाहर हो जाएगा H2O बनाकर और सीधे जुड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यही जुड़ेगा ना, यही इसके साथ जुड़ेगा, जब बाहर होगा तो यही लिंकेज है। ठीक है, तो ये बनता चला जाएगा। तो ये नायलॉन 66 ये क्या हो गया बच्चा, जल्दी जल्दी में इसको हमने फिनिश किया, एक आउटलाइन आपको दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप अपने तरफ से मेहनत करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में ये फिनिश हो गया। अब थोड़ी सी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में, डाई के बारे में। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे और इसको थोड़ा सा जल्दबाजी में हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा सा रुक के देख के अच्छे से लिख कर पढ़िएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।